स्वागत है आपका द प्रिंट में। 2024 के लोकसभा चुनाव का बड़ा मैंडेट क्या है और उसके बड़े टेकअवेज क्या हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो एनडीए के साथ में है वो बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, या फिर जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजों के जो बड़े टेकअवेज जो कहते हैं, जो संकेत कहते हैं, जो सिग्नल कहते हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी जो ब्रांड मोदी की इमेज है वो डाइल्यूट हो रही है, कमजोर पड़ रही है? तो किस तरह से चुनाव को देखा जाना चाहिए, उसके सिग्नल को पढ़ा जाना चाहिए? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात 2024 के जनादेश की। बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? अगर इस सवाल के जवाब में आप कहेंगे कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी के बदौलत बीजेपी पिछले 10 सालों में राज्यों से लेकर केंद्र में सत्ता में काबिज हुई है, चाहे वो अलग अलग राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 से 2019 का चुनाव हो, वहां पर नरेंद्र मोदी का डंका बजा है। लेकिन इस चुनाव में अगर देखें आप, हिंदी हार्टलैंड के स्टेट के जो जनादेश है उसको बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो बीजेपी का जो जनादेश है हिंदी हार्टलैंड के स्टेट में, वहां पर बीजेपी को कई जगह पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी की सीटों से ज्यादा बड़ी संख्या पर वो जीतते हुए दिखाई देती है। तो इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी का जो वेव है, जो ब्रांड मोदी है, वो कमजोर पड़ रहा है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस में चुनाव जो जीतते हैं, मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव जीतते हैं। उसके समानांतर शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो विदिशा से 8 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीतते हैं। अमित शाह यहाँ की जो गांधीनगर से चुनाव लड़े वो 7 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं, और ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के वोटों के मार्जिन से चुनाव उन्होंने जीता है। तो जब देश का प्रधानमंत्री अगर 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीत रहा है और 4 बार का मुख्यमंत्री 8 लाख के मार्जिन से जीत रहा है, तो इस दोनों के न्यूमेरिकल का जो अंक है, जो अंकगणित है, उसको कैसे समझा जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की जो अपनी पॉपुलैरिटी है, जो बीजेपी को ड्राइव करने की उनकी क्षमता है, लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में जिताने की जो उनकी क्षमता है, क्या वो कमजोर पड़ रही है? क्या वो स्लाइड हो रही है? देखिए, इस आंकड़े को हम एक दूसरे ढंग से समझते हैं। अगर बनारस में अजय राय जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 2 लाख वोट पड़े थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनके जो वोटों की संख्या है वो 4 लाख पार कर जाती है, यानी कि 4 लाख से ज्यादा वोट अजय राय को पड़े हैं। बीएसपी को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो पुल फैक्टर था वो अजय राय के पास में बनारस में है, जबकि बीजेपी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, बीएल संतोष से लेकर अमित शाह से लेकर जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के चुनाव जिताने के सबसे बड़े बिहाइंड द सीन सबसे बड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनके अलावा बीजेपी का हर मंत्री बनारस में कैंपेन कर रहा था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख मतों से बनारस का चुनाव जीतते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी कमजोर हो गई है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को अगर डिकोड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो लाइवलीहुड के इशू हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को एक बड़ी लीड लेता हुआ वहां पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जो पोलराइजेशन का जो इशू था या जो हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं वो उस तरह से चल नहीं पाए। तो सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर है कि क्या ब्रांड मोदी कमजोर हो रहा है? अगर ब्रांड मोदी कमजोर हो रहा है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यूपी के चुनाव को ड्राइव नहीं कर सकते, खास करके जो राम मंदिर का एपी सेंटर है, प्रभु राम की जो जन्मस्थली है, वहां पर भी बीजेपी अगर फैजाबाद का चुनाव हार जाती है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड स्टेट जो बीजेपी की कोर पूंजी है, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, इन राज्यों में अगर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो बीजेपी के लिए काफ़ी एक वार्निंग सिग्नल है।
हरियाणा जैसे राज्य जो अगले कुछ महीनों में जहां पे चुनाव होना है, वहां पर बीजेपी की जमीन खिसक रही है, तो बीजेपी के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इक्विटी पे भी सवाल आने वाले दिनों में खड़े होंगे, क्योंकि राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि जो वहां की लोकल लीडरशिप होती है वो उस चुनाव को ड्राइव करती है। प्रधानमंत्री राज्यों के विधानसभा चुनाव को ड्राइव नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो या फिर हिमाचल का चुनाव हो। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जाता है 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2024 में, अगर वहां पर भी प्रधानमंत्री की ब्रांड इक्विटी कमजोर हो रही है तो यह खतरे की घंटी पहली घंटी है। दूसरी घंटी, अगर यूपी के एग्जाम्पल को ही लें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आप अगर समाजवादी पार्टी के तमाम बिहाइंड द सीन जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में, जिस तरह से अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिम की जगह ज़्यादातर ओबीसी कैंडिडेट को फील्ड किया बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को डेंट करने के लिए, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा, बीएसपी का मार्जिनलाइज होना, ये सारे फैक्टर अखिलेश यादव को एज देते हैं। लेकिन तमाम इसके बावजूद अगर आप 2019 का जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी साथ लड़ी थी, अगर उसके मत प्रतिशत को, वोटिंग परसेंटेज को देखें 2024 से, तो उससे ये लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के अलावा जो बड़ा फैक्टर यूपी में प्ले कर रहा था, वो दो फैक्टर जो प्ले कर रहे थे, उसमें आम आदमी के जो लाइवलीहुड के इशू हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों के एक ज़माने में टाइटल होते थे और जहां पर अमिताभ बच्चन महानायक के रूप में इन मुद्दों के लिए लड़ते दिखाई देते थे, वो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में एक प्रिंसिपल मुख्य रूप से उसका नैरेटिव था। क्योंकि बहुत सारे अगर लोकसभा चुनाव, यूपी के लोकसभा चुनाव को डाइसेक्ट करें, डिकोड करें, तो वहां पर बीएसपी के कारण बीजेपी नहीं हार रही है, बल्कि बीएसपी के कारण समाजवादी पार्टी भी नहीं हारती हुई या जीतती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक पुल फैक्टर था। वो पुल फैक्टर जो था वो रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि जनता की अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो इन्फ्लेशन की समस्या है, वो कहीं ना कहीं उस चुनाव का नैरेटिव बन गया था। तो यानी कि जो बीजेपी को जो दो मुद्दे हैं इस पे कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा, वो सिर्फ मंदिर या फिर पोलराइजेशन या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सहारे चुनाव को जीत नहीं सकती। उसको जो आम आदमी की जो बेसिक नीड की समस्या है उस पे भी कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो बिहार से लेकर यूपी या फिर हरियाणा, इन राज्यों में वो फैक्टर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है। और इस बार लगता है कि यूथ और युवाओं की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है बीजेपी को। ये अलग बात है कि यूपी के इस चुनावी जनादेश में योगी आदित्यनाथ का फैक्टर कितना प्ले किया है, किस तरह से राजपूतों की नाराजगी या फिर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, या कंफ्यूजन को बीजेपी हाईकमान ने डिनाई नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, वो कितना बड़ा फैक्टर है। वो जब डेटा आएंगे तो उससे पता चलेगा कि राजपूत का वोट बैंक और किस तरह से, चूंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व आइकन है और ब्रांड मोदी के समानांतर उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। वुमेन्स सेगमेंट में बुलडोजर पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने एक अपना कोर कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है, क्योंकि महिलाएं बुलडोजर पॉलिटिक्स के कारण समाजवादी पार्टी के रेजिम में जिस वेस्टर्न यूपी में महिलाएं घर से निकलने में कतराती थी शाम के समय में, वहां पर गुंडे और जो माफिया हैं उनको योगी ने या तो इनकाउंटर कर दिया या फिर उनको बुलडोजर से उनके घर गिरवा दिए। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक कोर कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की है। वो कोर कंस्टिट्यूएंसी क्या इस चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया है, या फिर योगी को यह डर लग रहा था कि अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें यूपी से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया है। लेकिन तीसरा जो एक सिग्नल है या तो तीसरा जो टेक अवे है इस चुनाव का, कि बीजेपी, अगर आप देखें राजस्थान का उदाहरण ले ले या फिर मध्य प्रदेश का उदाहरण ले ले, शिवराज सिंह चौहान ने एक हिस्टोरिक मैंडेट लाकर पिछले विधानसभा चुनाव में 160 सीटों से ज़्यादा सीटें लाकर बीजेपी को वहाँ पे जीत दिलाई, और शिवराज सिंह चौहान इस लोकसभा चुनाव में 8 लाख वोटों से जीते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जनादेश है शिवराज सिंह चौहान के लिए विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर दिया जाता है। वहाँ पर मोहन यादव
को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वैसे ही राजस्थान में आप देखें कि भजन लाल शर्मा जो फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी ने अपने रीजनल लीडर के साथ जो ट्रीटमेंट किया है, जो छत्रप हैं, वो यंगर लीडरशिप को उभारने के नाम पर जिस तरह से अनुभवी नेता हैं, जो राजनीति में अगर कोई नेता 40-50 साल तक काम करते हुए अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करता है, एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है और उस इलेक्शन को, उस चुनाव को ड्राइव करने की क्षमता विकसित करता है, तो उसको अगर आप रिप्लेस कर देते हैं, उसको अगर खत्म कर देते हैं और किसी नए लीडर को, जिसे कि एक नेचुरल प्रोसेस से, जैसे भजन लाल का उदाहरण ले ले, भजन लाल को अगर आपको एक लीडरशिप की पोजीशन में देना था तो उन्हें पहले मंत्री बनाया जाना चाहिए था, मंत्री के बाद वो कुछ साल काम करते फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था, न कि सीधे एमएलए से आपने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे ही मोहन यादव को भी, मोहन यादव हालांकि इससे पहले भी एमएलए रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री भी थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटाना एक बड़ा ब्लंडर माना जा सकता है। वैसे ही अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी ने रीजनल छत्रप को खत्म किया, चाहे वो येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर झारखंड में आप ले लें कि उस दौर में अर्जुन लाल मुंडा थे, हालांकि अर्जुन लाल मुंडा को बाद में कैबिनेट में लाया गया। उसी तरह से हर राज्य में जो रीजनल छत्रप के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, वो कहीं ना कहीं जो नए लीडरशिप की जो अनएक्सपीरियंस है या अनुभवहीनता, वो उस कास्ट कोलिशन और जो गवर्नेंस या पार्टी को अपनी लीडरशिप पोजीशन से खुद चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रखते, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव को पुल नहीं कर सकते, जो कि राजस्थान में दिखा कि 3 महीने के अंदर भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद लोकसभा चुनाव फेस करना पड़ा और वहां पर पिछली बार की तुलना में वो 10, 11, 12 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। तो बीजेपी को अपने रीजनल लीडर पे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने 40-50 साल की राजनीति की है, उन्हें जगह देनी पड़ेगी। यंग लीडरशिप को ग्रेजुअली एक नेचुरल प्रोसेस से उन्हें जगह देनी पड़ेगी। सीधे अर्श से उन्हें फर्श पे पहुंचाने की जो पॉलिटिक्स है, यंगर लीडरशिप को उभारने का, एमएलए बनने के बाद सीधे मुख्यमंत्री बनाने का, एमपी बनने के बाद सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का, रीजनल लीडर को किनारे करने का, इस एक्सपेरिमेंट को विराम देना पड़ेगा। चौथा जो फैक्टर इस चुनाव का जो टेकअवे है, वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ज्यादा एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव का मैंडेट ये कहता है कि बीजेपी का पूरा जो गणित है सत्ता में लौटने का, वो नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे आ टिका है। अब आप देखें कि स्टेट दर स्टेट जिस तरह से बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ सलूक किया, चाहे वो अकाली दल हो, जेजेपी हो, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने सलूक किया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही डिवाइड कर दिया, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ पिछले इलेक्शन में किया गया, चिराग पासवान को खड़ा करके उन्हें डाउन किया गया, वैसे ही आप देखें कि नवीन पटनायक जो उनके बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ में जब जरूरत पड़ी तो उसके साथ में अलायंस नहीं किया। जब चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट हुए, चंद्रबाबू नायडू का बेटा दिल्ली में आकर अमित शाह से गुहार लगाता रहा कि सेंटर उनकी मदद करे। 2 साल तक चंद्रबाबू नायडू अलायंस के लिए कहते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अलायंस के लिए हामी नहीं भरी। तो ये जो अलायंस पार्टनर के साथ में जो ट्रीटमेंट रहा है कि किस तरह से उनके वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए अपने एक्सपेंशन प्लान में, जरूरी है कि कोई भी पार्टी अपने एक्सपैंड करने के लिए उसे, हर पार्टी को अपने अपने अलग राज्यों में एक्सपैंड करने का अधिकार है, लेकिन जो बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं, जो रीजनल सेंटिमेंट हैं, उनके साथ में सही ट्रीटमेंट करके, सही कोऑर्डिनेशन करके, जिस तरह से वाजपेयी ने अलायंस धर्म या राजधर्म का पालन किया, गठबंधन की राजनीति का, उसके साथ में ज्यादा एकोमोडेटिव होने की जरूरत है। न केवल अपने अलायंस पार्टनर के साथ में, बल्कि बीजेपी के अंदर भी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें भी ज्यादा एकोमोडेटिव होने की जरूरत है। और खास करके जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा पे नहीं करती। चंद्रबाबू नायडू के साथ में सबसे बड़ा सेंटिमेंट ये था कि जब जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें अरेस्ट किया तो पूरी सिंपैथी चंद्रबाबू नायडू के लिए हो गई। उसी तरह से झारखंड में देखिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया तो सिंपैथी उनके पास भी गई और इसलिए बीजेपी की सीटों की संख्या कम हो गई। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी वे हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया उद्धव ठाकरे को, तो उस तरह से शिवसेना के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में सिंपैथी थी और जिसके कारण उन्होंने बाउंस बैक किया है।
तो कुल मिलाकर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा राजनीति में पे नहीं करती, और इंडिया में अभी भी जो जनता है, भारत की जनता है, उन लीडरों को देखती है कि अगर उनके साथ बदसलूकी की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, तो वो बहुत अच्छे ढंग से उसको नहीं लेती है। तो कुल मिलाकर 2024 के जनादेश का ये 4 टेक अवे है बीजेपी के लिए। उन्हें ज़्यादा एकोमोडेटिव होने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा अलायंस पार्टनर को कद्र करने की ज़रूरत है, अपने रीजनल जो लीडर हैं उन पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, यंग लीडरशिप को एक नेचुरल प्रोग्रेशन के जरिए उन्हें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो असली मुद्दे हैं उन असली मुद्दों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, न कि उन्हें कारपेट के अंदर छुपा करके पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हुए, विकसित भारत का संकल्प लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान हटा करके चुनाव को जीतने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सोचने की ज़रूरत है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।